हेलो 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 डियर स्टूडेंट, मैं मनोज कुमार मीना, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। दोस्तों, आज हम लोग जो हमारा ईडीसी का जो सीरीज चल रहा है उसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले जो लेक्चर में हम लोगों ने जो हमारा पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका यूनिट नंबर 2 जो कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के नाम से है, उसका पॉइंट नंबर यूनिट नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2.4 लो फ्रिक्वेंसी एंड स्मॉल सिग्नल हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी, इसके बारे में हम लोगों ने पिछली बार चर्चा की थी कि जो हमारा बीजेटी होता है वो एच पैरामीटर वही हाइब्रिड मॉडल बीजेटी का कैसे बनाते हैं, स्मॉल सिग्नल क्या होता है, लार्ज सिग्नल क्या है, स्मॉल फ्रिक्वेंसी क्या है और लार्ज फ्रिक्वेंसी कैसे होती काम करती है, और स्मॉल फ्रिक्वेंसी और लार्ज फ्रिक्वेंसी पर जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी थी। मैं थोड़ा सा उसको 2 मिनट में समझ करता हूँ, उसके बाद आज का हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। आज का जो हमने लोगों ने अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने भी पिछला लेक्चर नहीं देखा उसको एक बार देख लें कि जो हमारा बीजेटी है वो एम्पलीफायर की तरह काम करता है। तो उसमें हमारे पास दो केस आए थे, एक था स्मॉल सिग्नल, दूसरा था लार्ज सिग्नल। बीजेटी एज एम्पलीफायर तो हमने उसको 2 पार्टों में डिवाइड किया था, एक स्मॉल सिग्नल के लिए और दूसरा लार्ज सिग्नल के लिए। अब हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो लार्ज सिग्नल है, लार्ज सिग्नल के केस में जो हमारा बीजेटी नॉन लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करेगा और इसका एप्लीकेशन हमारा पावर एम्पलीफायर में होगा। तो इस चीज़ को हम पावर एम्पलीफायर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्मॉल सिग्नल है इसको हम 2 पार्टों में, इसका भी 2 पार्टों में तोड़ लेते हैं। एक होगा लो फ्रिक्वेंसी और दूसरा होगा हाई फ्रिक्वेंसी। तो हमारा जो स्मॉल सिग्नल है ये 2 पार्टों में जाएगा, एक लो फ्रिक्वेंसी और एक हाई फ्रिक्वेंसी। जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में जो मैंने अभी बताया था 2.4, उसमें लिखा हुआ है स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी। इसका मीनिंग ये है कि जो हमारा सिग्नल है वो स्मॉल है। स्मॉल सिग्नल से मीनिंग ये है हमारा कि स्मॉल सिग्नल के केस में हमारा जो बीजेटी होता है एक लीनियर डिवाइस की तरह कार्य करता है स्मॉल। अब इस केस में हमारे पास 2 चीज़ें, एक लो फ्रिक्वेंसी, दूसरा हाई फ्रिक्वेंसी। लो फ्रिक्वेंसी से तात्पर्य हमारा यह है, यदि मान लो कोई हमारा एसी सिग्नल है, डीसी सिग्नल है, तो डीसी सिग्नल का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसका डीसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी होता है 0, डीसी सिग्नल फ्रिक्वेंसी 0 होता है। तो इस केस में हमारा जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस होता है 1/j⍵c। यदि इसका जो डीसी सिग्नल का फ्रिक्वेंसी 0 होगा तो हमारा कैपेसिटेंस की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट से मीनिंग है हमारा कि यह एक ओपन सर्किट, अर्थात हमारा जो कैपेसिटेंस है ये एक कैपेसिटेंस ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा। और जैसे जैसे हम लोग फ्रिक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हम लोगों को कैपेसिटेंस को कंसीडर करना पड़ेगा, अर्थात इस केस में हमारे इसमें कैपेसिटेंस की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो इसको मैं एक लाइन में समअप कर देता हूँ। फॉर लो फ्रिक्वेंसी इंटरनल कैपेसिटेंस ऑफ बीजेटी आर नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर नहीं करना है, आर मेड ओपन सर्किट, बट फॉर हाई फ्रिक्वेंसी दे आर कंसिडर्ड। तो मैंने 2 लाइन में आपको बता दिया है। ये आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपको एक सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं लो फ्रिक्वेंसी स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी हाइब्रिड मॉडल ऑफ बीजेटी, अर्थात इसमें हमारा सिग्नल कौन सा होगा, स्मॉल सिग्नल होगा और फ्रिक्वेंसी हमारी लो फ्रिक्वेंसी होगी। इसके ऊपर हम लोग जिस चीज़ का एनालिसिस करते हैं वो हमारा हाइब्रिड मॉडल से करते हैं। हाइब्रिड मॉडल का सिंपल सा मीनिंग है कि इस केस में हम लोग एच पैरामीटर का यूज़ करेंगे। एच पैरामीटर का हम लोगों ने जैसे नेटवर्क में पढ़ा है कि 2 पोर्ट नेटवर्क में कि हमारे जैसे जेड पैरामीटर होते हैं, जेड वाई पैरामीटर होते हैं, एक हाइब्रिड पैरामीटर होता है। हाइब्रिड का मीनिंग जेड और वाई से दोनों से मिलकर बन जाएगा। और इस केस में हम लोग जैसे मान लो 2 पोर्ट नेटवर्क में जो 2 पोर्ट में मान लो कि
पहले इनपुट पोर्ट का करंट और वोल्टेज होगा, आउटपुट पोर्ट का करंट और वोल्टेज होगा। इस केस में जो एच पैरामीटर होता है, यहाँ पे इनपुट का वोल्टेज लेंगे और आउटपुट का करंट लेंगे और बाकी की दो रिमेनिंग चीज़ों को आउटपुट में रख के उसके हिसाब से H11 H12 लगा देंगे। H1 जैसे V1 I2 हमारा आउटपुट में आएगा और इनपुट रहेगा I1 V2। अब हम लोग I1 के करस्पॉन्डिंग लगाएंगे H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 बराबर होगा H21 I1 प्लस H22 V2। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी ये चीज़ देखा है कि हमारा एच पैरामीटर कैसे वर्क करता है। देखो ये चीज़ को हम लोग डिटेल में टू पोर्ट नेटवर्क में भी पढ़ सकते हैं और मेरी पिछली क्लास है उसको भी एक बार देख सकते हैं। अभी ये देखने से पहले एक बार पिछली क्लास को देख लें, उसके बाद ये चीज़ समझ आएगी। अब हम लोगों ने जो हमारा एच पैरामीटर था उसके 4 कंपोनेंट थे H11 H12 H21 H22। अब हम लोग इनकी अलग अलग वैल्यू निकालने की कोशिश करें, फाइंड करने की कोशिश करते हैं। H11 की वैल्यू क्या आएगी। H11 निकालने के लिए हमारा जो आउटपुट का वोल्टेज उसको जीरो करना पड़ेगा, अर्थात V2 को जीरो करना पड़ेगा। तो इससे H11 आएगा V1 डिवाइडेड बाई I1। V1 अपॉन I1 सिंपल सा मीनिंग है, इसका मीनिंग यह है कि ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस आया। क्या है? इनपुट इम्पीडेंस। इसको हम लोग HI से डिनोट भी कर सकते हैं, HI। और इसका इनपुट इम्पीडेंस का जो इसका यूनिट होता है वो ओम होगा। V1 अपॉन I ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ और इसका यूनिट ओम होगा। अब हम लोग इसी तरीके से H12 की वैल्यू निकालेंगे और जो हमारा जो इक्वेशन बना था उसमें H12 की वैल्यू निकालने के लिए I1 की वैल्यू को ज़ीरो करना पड़ेगा। I1 की वैल्यू को हम लोग ज़ीरो करते हैं तो हम H12 की वैल्यू आएगी V1 डिवाइडेड बाई V2। अर्थात ये हमारा करंट गेन का उल्टा है। हमारा करंट गेन होता है V2 अपॉन V1, लेकिन यहाँ पर हमारा H12 है V1 अपॉन V2, अर्थात यह रिवर्स वोल्टेज गेन है। अब V1 अपॉन V2 है, इसका सिंपल सा मीनिंग है इसके अंतर्गत कोई भी यूनिट नहीं होगा, ये यूनिट लेस क्वांटिटी है। क्योंकि वोल्टेज का कुछ भी यूनिट रखो, नीचे जो यूनिट होगा वही ऊपर यूनिट होगा, तो दोनों से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग H21 की वैल्यू निकालते हैं। H21 की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों को V2 की वैल्यू को जीरो रखना पड़ेगा। जो हमारी इक्वेशन थी उसमें V2 की वैल्यू को जीरो रखेंगे। V2 की वैल्यू को जीरो रखने पर हमारा जो I2 है, I2 की वैल्यू होगी I2 बराबर H21 I1। अब यहाँ से हम लोग H21 की वैल्यू निकालेंगे तो I2 डिवाइडेड बाई I1। इसमें हमारी जो H21 है इसमें हमारा जो इसकी वैल्यू आएगी I2 डिवाइडेड बाई I1, अर्थात ये फॉरवर्ड करंट गेन है। फॉरवर्ड क्योंकि I2 अपॉन I1 ये फॉरवर्ड करंट गेन है। इसको हम लोग HF से डिनोट करते हैं और यह भी यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि जो यूनिट नीचे वाले की है वही यूनिट ऊपर वाले की होगी। जैसे हम लोगों ने अभी रिवर्स वोल्टेज गेन था वो भी यूनिटलेस क्वांटिटी था और उसकी वैल्यू को उसमें, लेकिन वोल्टेज गेन हमारा रिवर्स में था, इसलिए इसको HR से डिनोट कर देते हैं। और अब हम इसी तरीके से H22 की वैल्यू निकालेंगे तो H22 की वैल्यू H22 की वैल्यू निकालने के लिए I1 की वैल्यू को जीरो करना पड़ेगा और ये वैल्यू आएगी I2 डिवाइडेड बाई I1, अर्थात ये हमारा I2 आउटपुट का करंट है और इनपुट का वोल्टेज है। इनको आपस में डिवाइड करते हैं और हमारा जो इनपुट का करंट इसकी वैल्यू ज़ीरो है, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आउटपुट एडमिटेंस होगा, आउटपुट एडमिटेंस। और इसको हम लोग H0 से डिनोट करते हैं और इसका जो यूनिट होगा सीमेंस या म्हो, MHO म्हो। इस तरह इसके बाद में हमने एक एच पैरामीटर का यूज़ करते हुए हम लोगों ने एक सर्किट ड्रॉ किया था जिसमें H11 H12 V2 और H21 I1 H22 करके एक सर्किट बनाया था। ये सर्किट हमारा एच पैरामीटर जो एच मॉडल है, हाइब्रिड मॉडल है, उसकी सहायता से बनाया था। और दो हमारी इक्वेशन हैं, उन इक्वेशनों से केवीएल लगा के चेक करेंगे तो सेम के सेम इक्वेशन आ रही V1 और I2 की। अब आज हम लोग जनरल एनालिसिस ऑफ BJT एम्पलीफायर,
हम लोग बीजेटी एम्पलीफायर है उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। जो हमारा बीजेटी है, मैंने एक चीज़ पढ़ा था कि सफिक्स ऑफ एमीटर बेस कलेक्टर आर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ एस पैरामीटर फॉर कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। हम लोगों को कॉमन एमीटर निकालना है तो वहाँ पे सफिक्स का ई लग जाएगा, कॉमन बेस निकालना है तो सफिक्स बी लग जाएगा, तो कॉमन कलेक्टर लगाना सफिक्स सी लग जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा जनरल एनालिसिस ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर है, इस केस में हम लोग एक हमारा ये सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में जो हमारा ये सोर्स वोल्टेज Vs और रेजिस्टेंस Rs है और एक एम्पलीफायर है और एम्पलीफायर से एक हमारा लोड रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड है। अब हम लोग जो हमारा एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर हमारा बीजेटी है। इस बीजेटी को हम लोगों ने पिछली क्लास में इसका हाइब्रिड मॉडल पढ़ा था, उससे रिप्लेस कर देते हैं, अर्थात इसको उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब उसके इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर दिया HI VR V0, HF I1 H0 RL, ये हमने यहाँ से इसको रिप्लेस कर दिया है। और IL की वैल्यू होगी, जो हमारा IL है इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। IL की वैल्यू होगी हमारे करंट की दिशा को, करंट को हम जो रिवर्स डायरेक्शन चेंज करते हैं तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का साइन होगा जो हमारा करंट अभी ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। अब हम लोग हमारे करंट की दिशा को नीचे से ऊपर की ओर करेंगे। ये तो हमारा ये करंट की वैल्यू होगी माइनस के HF I1। उसके बाद हम लोग उसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाएंगे तो उसके बाद देखेंगे इसका, तो जो हमारा IL की वैल्यू होगी, ये हमारा करंट है और इसका 1/S0, ये हमारा एडमिटेंस है तो 1/S0 डिवाइड बाई 1/S0 प्लस RL, ये हमारा करंट की वैल्यू है। ये हमारा IL है, लोड का करंट। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पर अब हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है और I2 की वैल्यू है ये आपस में रिवर्स है, तो अर्थात माइनस का जो हमारा करंट गेन है वो है I2 डिवाइडेड बाई I1। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस के HF डिवाइडेड बाई 1/S0 RL। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये इसकी वैल्यू आई है। अर्थात हम चार चीज़ निकाल रहे हैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन, इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, ये हमारी चार चीज़ें को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम लोग इसी तरीके से इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है RI और आउटपुट रेजिस्टेंस है R0, इसको भी निकालेंगे। जो इनपुट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू आएगी, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी HI प्लस जो करंट के HI AI HR RL, ये हमारा इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू आएगी। और हमारा जो आउटपुट इम्पीडेंस है 1/R0, इसकी वैल्यू होगी S0 माइनस HR HF डिवाइड बाई RS प्लस HI, ये हमारा आउटपुट इम्पीडेंस होगा। अर्थात जो रिफ्लेक्शन ऑफ RL है, लोड रेजिस्टेंस इन द इनपुट साइड इज गवर्नड बाई मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फैक्टर, ये दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक HI और दूसरा HR, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमारा ये चीज़ आ जाएगा। अब हम लोगों ने जैसे यहाँ पे RS है, RS इज द टोटल रेजिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। RS क्या है हमारा, RS इज टोटल रेजिस्टेंस, RS हमारा टोटल रेजिस्टेंस है टू द लेफ्ट साइड ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। और जो हमारा RL है, RL इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द राइट साइड ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। राइट साइड में टोटल रेजिस्टेंस कितना है उसकी वैल्यू RL है। और RI इज़ द इनपुट जस्ट, RI ध्यान देने की बात है, कहाँ पे RI कि जस्ट एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ बीजेटी, जस्ट एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ बीजेटी, जो इनपुट टर्मिनल ऑफ बीजेटी है उसके जस्ट बीजेटी एम्पलीफायर। और दूसरा है R0 इज़ द इम्पीडेंस जस्ट एट द आउटपुट ऑफ बीजेटी।
तो हमारा ये जैसे कि मैंने दिखाया हुआ है, ये दिखाया हुआ है, ये हमारा ये आर एस है, आर एस टोटल रेजिस्टेंस टू द लेफ्ट साइड ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर, और आर एल टोटल रेजिस्टेंस है टू द राइट साइड ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर, और आर आई इज़ द इम्पिडेंस जस्ट एट द इनपुट टर्मिनल ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर, और आर जीरो इज़ द इम्पिडेंस जस्ट एट द आउटपुट ऑफ बीजेटी एम्पलीफायर। ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, इनपुट इम्पिडेंस कैसे निकलेगा, आउटपुट इम्पिडेंस कैसे निकलता है। ए आई इज़ द रेशियो ऑफ करंट लीविंग द एम्पलीफायर टू द करंट एंटरिंग द एम्पलीफायर, ये हमारा ए आई है। अब टिपिकल वैल्यू ऑफ एच पैरामीटर के हम लोग टिपिकल वैल्यू लेते हैं, और यहाँ इसके लिए हम लोग आई की वैल्यू कंसिडर करते हैं 1.3 मिली एम्पियर। अब हम लोग चार चीज़ निकालनी है, एक एच आई, दूसरा एच एफ, तीसरा एच आर, और चौथा एच जीरो, ये चार चीज़ निकालनी है। और हमारे तीन चीज़ों के लिए निकालनी है कि जब हमारा बीजेटी कॉमन मीटर के केस में, कॉमन कलेक्टर के केस में, और कॉमन बेस के केस में। हम लोगों ने यहाँ से देखिए एक टेबल बनाया है, एक टेबल है, इसमें हम लोग चार चीज़ निकाल रहे हैं, एच आई, एच आर, एच एफ, एच आर, एच जीरो। ये हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया कि इनपुट इम्पीडेंस कौन सा है, फॉरवर्ड करंट गेन क्या है, रिवर्स वोल्टेज गेन क्या है, एडमिटेंस क्या है, ये चारों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो हमारा कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर में हमारा जो एच आई की वैल्यू दोनों सेम होती हैं, और एच एफ की वैल्यू आप 21 में निकालेंगे तो 21.6, इसको इसमें आपस में कन्वर्जन हो जाता है एक पैरामीटर में। एच एफ की वैल्यू इस तरीके से 50 - 50 माइनस के 0.98, इस तरीके से एच आर और एच एफ की निकल जाएगी। अब हम लोग यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं, सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं। कई बार वैल्यू एक की वैल्यू देंगे, जैसे मान लो दे दिया कि कॉमन एमीटर के केस में एच आई की वैल्यू 1.1 है, तो कॉमन बेस के केस में एच आई की वैल्यू क्या होगी, तो उस केस में आपको 21.6 ये निकलता है फॉर्मूला से। अब हम लोगों ने यहाँ पे एच पैरामीटर कन्वर्जन देख लेते हैं कि कॉमन एमीटर से कॉमन कलेक्टर ये कैसे हमारा कन्वर्ट होता है। तो कॉमन एमीटर से कॉमन कलेक्टर में एच आई की वैल्यू कॉमन एमीटर और कॉमन कलेक्टर दोनों की केस में सेम होती है, और एच एफ की वैल्यू 1 ऐसे माइनस के 1 प्लस एच एफ ई, इसकी ये वैल्यू होती है। जैसे हम लोग ऊपर एच एफ की वैल्यू एच एफ ई जो मैं कॉमन एमीटर केस में 50 थी, तो कॉमन कलेक्टर केस में 1 प्लस एक प्लस करना है और माइनस साइन लगा देना है। 50 + 1 कितना हुआ 51, और इस पर माइनस साइन लगा देना है। और एच आर सी की वैल्यू जो हमारा कॉमन कलेक्टर है उसमें एच आर सी की वैल्यू 1 होगी, और एच नोट की वैल्यू कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर में दोनों सेम होती है। इसी तरीके से हम लोग कॉमन एमीटर को कॉमन बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये हमारा ये मैंने जो फॉर्मूला बताया था, तो ये इस फॉर्मूले से टेबल ड्राइव हुई है। अब हम लोग पढ़ लेते हैं। ये आप लोगों को याद रखना सीधा, ये हम लोग जैसा कि आजकल हमारा जो BTR का सिलेबस है, BTR का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। कई बार कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ सब्जेक्टिव होते हैं, तो हम लोग सीधा ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं। और आजकल कॉम्पिटिशन की एग्ज़ाम उसमें भी क्वेश्चन आते हैं सीधे, और हमारे बोर्ड की एग्ज़ाम में भी आते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसे कन्वर्ट होता है कॉमन एमीटर से कॉमन बेस में, कॉमन बेस से कॉमन एमीटर में, तो ये कैसे कन्वर्जन होता है, इसको भी आप लोगों को ठीक से ध्यान रखना है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ AC एनालिसिस ऑफ BJT है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो उसमें हम लोग याद रखना है कि जो AC एनालिसिस करेंगे तो जितने भी कैपेसिटेंस है हमारे उनको सबको शॉर्ट कर देना है। ऑल द कैपेसिटेंस आर शॉर्ट सर्किटेड फॉर AC एनालिसिस, ठीक है। पहला केस क्या है कि हमारे कैपेसिटेंस को शॉर्ट करना है। दूसरा, जो हमारा DC पावर है, जितनी DC पावर सप्लाई है उसको क्या करना है, ग्राउंड करना है। पहला कैपेसिटेंस को शॉर्ट करना है, इनको ठीक से समझना आप लोगों को। पहला पॉइंट कैपेसिटेंस को शॉर्ट करना है। दूसरा, DC पावर जो सप्लाई है उसको ग्राउंड करना है। टू चेक द कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले उसका कॉन्फ़िगरेशन चेक करना है कि कॉमन एमीटर है, कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर है। चेक द इनपुट टर्मिनल को चेक करना है, एंड आउटपुट टर्मिनल एंड रिमेनिंग टर्मिनल विल बी कॉमन।
तो इस तरीके से हम लोग इसको जो इसका एनालिसिस बीजेटी कर सकते हैं। अब इसको हम लोग अगली क्लास में एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसा कि हम लोगों ने आज इसका जो स्मॉल सिग्नल लो फ्रिक्वेंसी एनालिसिस किया है, उसको हाइब्रिड मॉडल बोलते हैं बीजेटी का। तो उसकी आज सेकंड क्लास है कि किस तरीके से हम लोग एस पैरामीटर क्या होता है, एस पैरामीटर का यूज़ क्या है, एस पैरामीटर को कैसे एक जो एम्पलीफायर की तरह उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसमें हम लोगों ने रिप्लेस करना सीखा। उसके बाद में उसका आर आई जो इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं वो क्या होता है, आर एस की वैल्यू क्या होती है, आर एल की वैल्यू क्या है, आर जीरो क्या कैसे निकालते हैं। उसके आधार पर हमने करंट गेन निकाला, इनपुट रेजिस्टेंस निकाला, आउटपुट रेजिस्टेंस निकाला। उसके बाद में हम लोगों ने उसके बाद में कुछ कन्वर्जन भी किए हैं कि कॉमन एमीटर को कॉमन कलेक्टर से कैसे चेंज कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर को कॉमन एमीटर में कैसे चेंज कर लेते हैं, कॉमन एमीटर को कॉमन बेस में कैसे चेंज करते हैं, कॉमन बेस को कॉमन एमीटर को कैसे चेंज करते हैं। तो ये चीज़ें आज हमने सीखी। और उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एसी एनालिसिस ऑफ बीजेटी हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी सीखे थे, जिस केस में कैपेसिटेंस को जो भी हम लोग एसी एनालिसिस करते हैं किसी भी बीजेटी का एसी एनालिसिस करने के लिए हम लोगों को कैपेसिटेंस को ग्राउंड करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस को हम लोग एसी एनालिसिस करने के लिए कैपेसिटेंस को शॉर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारी डीसी पावर सप्लाई है इसको हम लोगों को ग्राउंड करना पड़ेगा। तो इतना आप लोगों को ये ध्यान रखना है। और इसका हम लोग इसके जो एप्लीकेशन इसका हम लोग अभी आगे जो मेरा क्वेश्चन होगा उसमें यूज़ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।